अब बच्चों हम एड्सॉर्प्शन आइसोबार्स को देखेंगे, ठीक है। तो वो सिंपल है, मतलब ऐसा कुछ उनमें खास वो है ही नहीं। तो जो आइसोबार समझ ही गए होंगे बेटा क्या होते हैं। आइसोबार मतलब जब हम कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे एट अ पर्टिकुलर कांस्टेंट प्रेशर, अब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा ऑन एड्सॉर्प्शन। ये तुम्हें पहले ही फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन का जब डिफरेंस समझाया था मैंने, जब भी बता दिया था कि टेम्परेचर के बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन हमेशा कम होता है। क्यों? क्योंकि एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस है और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस हमेशा क्या होती हैं, उनका रेट हमेशा डिक्रीज होता है। कोई भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेट कम हो जाता है, कि वो कम होने लग जाती है। ये हम ली चैटलियर प्रिंसिपल से वेल एक्सप्लेन कर सकते हैं, करा है हमने 11th, ठीक है बेटा। तो जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को स्टडी करेंगे, ठीक है, तो देखो ग्राफ हमारा ऐसे आता है नीचे की तरफ, कि जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं उतना हमारा क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन कम होता चला जा रहा है। समझ में आ रही बेटा बात। पर ये है फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए, कि कोई भी एड्सॉर्बेट अगर फिजिकली एड्सॉर्ब है, मतलब सिंपल वीक वेंडरवाल फोर्सेस से बंधा हुआ है एड्सॉर्बेंट के साथ, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनकी आपस में बॉन्डिंग कमजोर होगी और वो हटता चला जाएगा। बहुत गर्म करेंगे तो बिल्कुल ही उड़ जाएगा और एड्सॉर्बेंट हमारा बिल्कुल फ्री हो जाएगा, उससे एकदम डीजॉर्प्शन हो जाएगी। डीजॉर्प्शन समझते हो ना, कि एड्सॉर्प्शन का रिवर्स फिनोमेना, कि उल्टा हो गया, कि दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना एड्सॉर्प्शन कम होता चला जाता है फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है ये भी तुम्हें वहां बता दिया था वैसे मैंने। केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में क्योंकि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को बनना होता है, मतलब एक रिएक्शन होना होता है पर्टिकुलर, और तुम्हें पता है किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए उसको कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास होनी चाहिए। जब तक वो एनर्जी उसको नहीं मिल रही है रिएक्शन होगा ही नहीं, समझ लो बेटा। तो वो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, जिसको हमें पूरा करने के लिए बाहर से एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, याद करो। समझ में आ रही बेटा बात। तो जब केमिकल एड्सॉर्प्शन होगा तो दोनों के बीच में बॉन्ड को बनने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट उनको है, मतलब उनको कुछ एनर्जी चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए भी, तो जब तक हम टेम्परेचर का बढ़ाना उनकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, तब तक तो टेम्परेचर के बढ़ाने से केमिकल एड्सॉर्प्शन पहले तो बढ़ेगा। पर वो रिक्वायरमेंट जैसे ही उनकी पूरी होगी कि भाई जितने भी एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के वहां मॉलिक्यूल्स थे उन सबको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई। अब अगर उसके बाद हमने, जब बॉन्ड बन गई, बॉन्ड बनने के बाद अगर हमने और टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर यहां पर भी एड्सॉर्प्शन कम होने लग जाएगा, ठीक है। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में ऐसा ग्राफ आएगा। क्लियर बेटा। तो सिंपल ध्यान रखना है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एड्सॉर्प्शन कम होता जाएगा। केमिकल एड्सॉर्प्शन में पहले बढ़ेगा जब तक कि एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, फिर उसके बाद वो घटना शुरू हो जाएगा। क्लियर। तो दिस इज एड्सॉर्प्शन आइसोबार्स। अच्छा, फिर ना एप्लीकेशंस हैं एड्सॉर्प्शन की, तो उनको तुम पढ़ लेना। वैसे भी अब वो मतलब जो डिलीटेड सिलेबस है ना, उसमें जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसमें एप्लीकेशंस मेंशन नहीं है। एप्लीकेशन में कुछ समझाने का है भी नहीं कि भाई कहाँ कहाँ हम एड्सॉर्प्शन को यूज कर सकते हैं, बेसिकली बस वो ही चीजें हैं, ठीक है। कि भाई जैसे कि भाई मान लो हम कोई मास्क, ऐसी चीजें हैं कि भाई जो समुद्री गोताखोर अंदर जाते हैं या ऊपर स्पेस में जाते हैं तो उनके जो मास्क होते हैं दे शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ गैस। तो उनके मास्क में एड्सॉर्बेंट को रखा जाता है, जैसे सिलिका जल है, जो हमारे क्या कहते हैं सिलिका जल है, और भी हो गए जो भी हमारे बेसिकली चारकोल है, जो अच्छे एड्सॉर्बेंट होते हैं उनके पीसेस को रखते हैं ताकि उसमें कोई भी गैस अगर आती है तो उसको सोख के रखते हैं, तो वो मास्क हमेशा गैस फ्री रहते हैं। तो एड्सॉर्प्शन फिनोमिनन कोई तो यूज कर रहे हैं उन मास्क को साफ रखने में। तुमने देखा होगा कि देखो अब जो बॉटल्स आती हैं या शूज होते हैं, तुम देखते हो उसमें से पैकेट से पड़े रहते हैं, वो पैकेट क्या है, वो सिलिका जल के ही पैकेट होते हैं बेटा। उनमें वो क्या करते हैं कि भाई जो शूज में कोई गंदी स्मेल है या कोई बॉटल के अंदर बंद बॉटल में स्मेल ना बन जाए, तो उसमें वो पीसेस छोड़ के रखते हैं। तो वो क्या करता है कि उसमें कोई भी किसी कैसी भी गंध अगर होती है तो वो उसको सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमने सरफेस पर, तो वो किसी भी तरीके की महक से फ्री रहते हैं। तो वो हमारा एब्जॉर्प्शन ही हो रहा होता है। तो ये बेसिकली उसकी क्या है, एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशंस को बेटा तुम पढ़ लेना, ठीक है। क्लियर बेटा। तो ये हमने हमारा एक पार्ट यूनिट का खत्म हुआ है, दैट इज एड्सॉर्प्शन।
अगला पार्ट हमारा है कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन को समझने के लिए मैं तुम्हें 9th क्लास में वापस लेके जा रही हूँ। तुम्हें अगर ध्यान हो तो तुम्हें विलयन, ठीक है, और कोलाइड, और एक और होता है, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में तो सस्पेंशन कहते हैं, निलंबन। ठीक है, देखो निलंबन, विलयन और तुमने एक कोलाइड, इन तीनों में अंतर याद करा होगा 9th में, तो वो ही उसी टॉपिक पे हम बैक आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ 12th में करने के लिए। अब पहले इसको समझाती हूँ। देखो अब जैसे ना तुम मिट्टी लो थोड़ी सी, कहीं से करके देख लेना, मतलब कर गया तो इमेजिन भी कर सकते हो कि हमने एक बर्तन में मिट्टी घोली, एक गिलास में घोली, शीशे के 3 गिलास ले लो, मिट्टी घोली हमने खूब अच्छे से, खूब कोशिश करी, घोली घोली घोली, रख दिया, घुल जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, है ना, सबको पता है। अच्छा, नीचे तो बैठ जाएगी, पर ऊपर जो पानी होगा उसका, क्या तुम उसे पी सकते हो? एकदम साफ होगा? सोचो, ऊपर वाला जो पानी है ना वो मटमैला हो चुका होगा, और मिट्टी ज्यादातर तुम्हें नीचे बैठी दिखेगी, पर ऊपर वाला जो पानी है वो भी मटमैला सा हो गया होगा, मतलब उसमें कुछ ऐसे कण होंगे जो ना तो बैठ रहे हैं ना वो अच्छे से घुल रहे हैं। और वो जो ऊपर वाला पानी है ना, जो मटमैला सा है, धुंधला सा है, उसको बड़ी सावधानी से एक दूसरे गिलास में ले लो। ठीक है, अब जो तीसरा गिलास बचा उसमें तुम पानी लो फिर से, और उसमें नमक घोल लो। अब तुम्हारे पास 3 चीजें हैं। एक तो वो गिलास जिसमें तुमने पानी में नमक घोल रखा है, दैट इज ए ट्रू सोल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, एक वो है जिसमें मिट्टी बिल्कुल नीचे बैठी हुई है, कुछ हो ही नहीं रहा, एकदम बैठी पड़ी है, उसको हम कहते हैं सस्पेंशन। ठीक है बेटा, अब जो बीच की अवस्था थी, जो मटमैला पानी तुमने अलग किया, जिसमें ना तो ढंग से घुला ना बैठा, बीच में अटक के रह गया, ठीक है, ऐसी स्टेट को, ऐसी अवस्था को, ऐसे घोल को हम कहते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन। तो बेसिकली ये है अब हमारा इस यूनिट का अगला पार्ट, या कहो लास्ट पार्ट ही, इसी के बारे में ही अब हमें पूरा जितनी यूनिट है उसमें पढ़ना है। एक कैटालाइसिस टॉपिक भी है, बट अभी वो क्लियर नहीं है कि तुम्हारा है कि नहीं है, तो जब क्लियर होगा उसको मैं आगे जब भी करा दूंगी। वैसे वो बहुत ईजी है, इसमें ऐसा कुछ खास बात है भी नहीं। तो अब हम अपना सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, आई बात समझ में कि कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक, क्लियर, कि जब अच्छे से घुल जाता है तो उसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, बिल्कुल ही नीचे बैठ जाता है तो उसको सस्पेंशन कहते हैं, बीच की अवस्था ना घुला ना बैठा उसको हम कहते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा एक बार ना एक क्वेश्चन आया था बेटा, एक क्वेश्चन हमारा ऐसे करके आया था कि कोलोइड इज नॉट अ स्टेट। ठीक है, ऐसे करके एक क्वेश्चन आया था तुम्हारा, हमारा मतलब कोलोइड इज नॉट अ सब्सटेंस बट अ स्टेट ऑफ मैटर, एक्सप्लेन दिस, एक तरीके से स्टेटमेंट, ऐसे करके क्वेश्चन आया था तुम्हारा। अब देखो इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब ये कहता है कि जो कोलॉइड होती है, जो कोलॉइड होता है, मतलब वो किसी सब्सटेंस का नाम नहीं है, किसी चीज का नाम नहीं है, वो एक पदार्थ की अवस्था है, इस बात को एक्सप्लेन करो। अब आइए कुछ देखो बात समझ में, अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें। अब देखो क्या होता है, इस बात को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो क्या होता है कि जो भी सोल्यूशन हमारा कोलोइडल होता है वो, उसमें एक बात कॉमन होती है, जितने भी कोलोइडल सोल्यूशन है उन सब में एक बात जो मेन जो कॉमन होती है वो क्या बात है कि उस सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हमारे ऐसे तैर से रहे, मतलब ना बैठ रहे हैं ना घुल रहे हैं, उन पार्टिकल्स का साइज हमेशा हमारा इस रेंज का होगा, 10⁻⁹ से लेकर 10⁻⁻6 मीटर के बीच में होगा। समझ में आ रही बात? या मैं कहूं कि भाई 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होगा। अब मतलब कोई भी ऐसा घोल, ठीक है, जिसमें जिस चीज को हम घोल रहे हैं उन पार्टिकल्स का साइज अगर इस रेंज का होता है तो हम उसको कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं। क्योंकि कई बार हम क्लियर ही नहीं कर पाते कि वो ट्रू सॉल्यूशन है कि कोलोइडल सॉल्यूशन है कि सस्पेंशन है, समझ नहीं आ पाता कई बार। तो क्लियर कट जो समझने का मेथड होता है वो क्या करते हैं, उनके पार्टिकल्स के साइज को स्टडी करा जाता है। तो उसमें जो पार्टिकल तैर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, ठीक है, उन अगर
उस चीज के अंदर उन पार्टिकल्स का साइज इस रेंज के अंदर है, देन दैट इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन, उसको हम कोलोइडल सॉल्यूशन कहेंगे। समझ रहे हो? तो अब हम उस बात को, स्टेटमेंट को कैसे एक्सप्लेन करें कि कोलोइड इज नॉट अ सब्सटेंस बट अ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, देखो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं जो हमने जनरली पढ़ी है, वो क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब H2O बर्फ के रूप में है तब हम उसको क्या कहते हैं, सॉलिड। हमने गर्म किया तो वो लिक्विड बन गया। ठीक है, जो हम पानी पी रहे हैं दैट इज इट्स लिक्विड स्टेट, दैट इज ऑल्सो H2O। आइस इज H2O, लिक्विड वाटर इज H2O, और जब हमने और गर्म किया तो भाप बन गई, तो अब वो गैसियस फॉर्म में आ गया, दैट इज ऑल्सो H2O। समझ में आ रही बात? पर उस सॉलिड, लिक्विड, गैस, उस H2O की क्या है, 3 अवस्थाएं हैं। आइए बात समझ में। अब इसी तरीके से कि कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, अगर वो क्या है, बहुत ऐसे बड़े साइज का कोई मटेरियल है, हम उसको तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, इतना छोटा कर दें कि उसके साइज, उसके पार्टिकल्स की जो साइज है इस रेंज में आ जाए, तब हम उसको फिर किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी लिक्विड में हम उसको घोलने की कोशिश करें, तो अगर उसके पार्टिकल्स का, किसी भी चीज के पार्टिकल का साइज अगर हम इस रेंज में ले आए, तब हम उसको क्या कहने लग जाते हैं, कोलोइड कहने लग जाते हैं। आएगा समझ में? मतलब कोलोइड भी एक अवस्था ही है सॉलिड, लिक्विड, गैस की तरह। वो अवस्था कब पैदा होती है, जब हम उस चीज के पार्टिकल्स का साइज इस रेंज का बना दें। छोटे हैं तो जोड़ जोड़ के बना दें, बड़े हैं तो तोड़ तोड़ के बना दें। समझ रहे हो? तो जब हम किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के साइज को इस रेंज में ले आते हैं, तब हम उसको कोलोइड कहने लग जाते हैं। जैसे कि जब हम बहुत ठंडा कर देंगे तो हम सॉलिड कहने लग जाते हैं, जब थोड़ा गर्म कर देंगे तो लिक्विड कहने लग जाते हैं, और गर्म कर देते हैं तो गैस कहने लग जाते हैं। ऐसे ही अगर हम किसी के पार्टिकल के साइज को इस रेंज में ले आते हैं तो हम उसको कोलोइड कहने लग जाते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ये हमारा कोलोइड होता है। तो अब ट्रू सोल्यूशन, कोलोइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं बेटा, तो इनको तुम्हें करना है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, मेन तो साइज का ही है। इस रेंज में होते हैं तो कोलोइडल साइज होगा, कोलोइडल सोल्यूशन कहेंगे। इससे भी छोटा होगा तो ट्रू सोल्यूशन कहेंगे, इससे भी बड़ा होगा तो सस्पेंशन कहेंगे। ठीक है, एक ये डिफरेंस है। फिर क्या है, फिल्ट्रेबिलिटी देखें, मतलब हम इसको जैसे छानने की कोशिश करें तो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल फिल्टर पेपर में से भी छन जाते हैं, निकल आएंगे बाहर। नमक के घोल को तुम छानोगे फिल्टर पेपर में से तो वो छन के ऐसे का ऐसा नीचे आ जाएगा। ठीक है, पर जो कोलोइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर में से तो छन जाते हैं, पर जो एनिमल मेम्ब्रेन होती है, जो हमारी, तुम्हें ध्यान तो कोशिका झिल्ली होती है जो, ठीक है, तो जो एनिमल मेम्ब्रेन होती है उसको हम एनिमल मेम्ब्रेन कह देते हैं। तो उस मेम्ब्रेन में से, मतलब एक तो मैं छानू फिल्टर पेपर में से तो ये छन जाएंगे, ये भी छन जाएंगे। पर अगर मैं एनिमल मेम्ब्रेन लूं, ठीक, अगर कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में ले लूं, आए बेटा बात समझ में? ठीक है, मतलब जो कोशिका झिल्ली होती है वो हमने ले ली कहीं से, है ना, कहीं से उतार ली हमने, तो झिल्ली में से अगर हम छानेंगे तो ये नहीं छनेंगे, ये छन जाएंगे, ये उसमें से भी छन जाएंगे, पर ये नहीं छनेंगे। और ये ना तो फिल्टर पेपर में से छनेंगे, ना ही ये एनिमल मेम्ब्रेन में से छनेंगे। तो इनकी फिल्ट्रेबिलिटी है कि हम इसको फिल्टर पेपर से भी फिल्टर, ये नहीं होगा ऐसे का ऐसा निकल आएगा। समझ लो ना बेटा? ठीक है, मतलब छन जाएगा, निकल जाएगा। ये फिल्टर में से भी पास हो जाएंगे, एनिमल मेम्ब्रेन में से भी पास हो जाएंगे, ये फिल्टर पेपर में से तो पास हो जाएंगे, पर क्योंकि फिल्टर पेपर के छेद थोड़े बड़े होते हैं और एनिमल मेम्ब्रेन के बहुत छोटे होते हैं, तो उन छेदों में से ये पार्टिकल्स नहीं निकल पाएंगे, पर फिल्टर पेपर में से निकल जाएंगे। और ये किसी में से भी नहीं निकल सकते क्योंकि इनका साइज बड़ा है। सारा खेल ही यहाँ साइज का है और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे हम सेटलिंग देखें तो जब हम इसको अगर ऐसे रख दें तो इसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते, इसके भी नीचे नहीं बैठते, पर इसके नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, विजिबिलिटी देखें कि भाई ये पार्टिकल हमें आंखों से नजर नहीं आते हैं बिल्कुल भी, एक बार घुल गया तो नमक हमें पता भी नहीं लगेगा, ये आंखों से ही दिख जाते हैं। ये आंखों से तो नहीं दिखते, बट एक हमारा माइक्रोस्कोप होता है, उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कहते हैं, वो भी हम इस यूनिट में ही पढ़ेंगे। मतलब बस उसमें हम एक इफेक्ट को पैदा कर देते हैं, देन जस्ट इट इज कॉल्ड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, नहीं तो सिंपल माइक्रोस्कोप ही होता है। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में से हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इनको तो हम आंखों से ही देख सकते हैं, इनको ना आंखों से देख सकते हैं ना अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है डिफ्यूजन, मतलब चल के जाना। तो इनका डिफ्यूजन कैसा होता है? बड़ा क्विक होगा कि बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, जो हमारे ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल होते हैं ना,
और ये क्या है, मूव तो करेंगे धीरे धीरे धीरे, मतलब नीचे ना ये बैठ रहे हैं ना ये बैठ रहे हैं तो मूव ही करेंगे, छोटे हैं तो तेजी से मूव करेंगे, ये थोड़े धीरे धीरे मूव करेंगे, और ये बिल्कुल भी मूव नहीं करते, बनाते ही नीचे बैठ जाते हैं। अपीयरेंस अगर हम देखें तो यहाँ क्लियर और ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बनता है, आर बार देखा जा सकता है, यहाँ पर आर पर बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, ओपेक सोल्यूशन बनेगा कि कुछ भी नहीं दिखता है। यहाँ पर क्या है, कुछ दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा, धुंधला सा बनेगा, तो उसको ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, ठीक है, जिसमें से थोड़ा दिखे थोड़ा ना दिखे। तो ये सोल्यूशन ट्रांसल्यूसेंट होगा, ये ट्रांसपेरेंट होगा और ये ओपेक होगा। क्लियर बेटा? तो ये हमने ट्रू सोल्यूशन, कोलोइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का क्या देखा, डिफरेंस देखा। क्लियर? आ रही बेटा बात समझ में? क्लियर? तो ये हमने कोलोइडल सोल्यूशन की आज एक तरीके से क्या करी है, इंट्रोडक्शन देखी है हमने, बेस उसके औरों के साथ डिफरेंसेस देखे। तो यहाँ तक बेटा अच्छे से कर लेना और लर्न कर लेना।